दोस्तों समास, आप सभी को पता है कि समास एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, लेकिन यहां पे बहुत सारे बंदा को दोस्तों रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन घबराना नहीं मेरे शेर न्यू, आज मैं आप लोगों को समास ऐसे बताने वाला हूं 15 से 20 मिनट के अंदर में आप लोग समास को एक सेमेस्टर में क्या 8 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग नहीं भूलेंगे। आखिर आइए सर, क्या है वो ट्रिक जिस ट्रिक ने आपको हमेशा के लिए याद करवा देंगे, वह है दोस्तों आप लोगों का स्थारपन। क्या भाई? स्थिरपन। आप लोग ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा समास किसे कहते हैं या समास की परिभाषा दे और समास के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मेरे बात को गौर से सुनिएगा मेरे शेरों, समास किसे कहते हैं या तो समास की परिभाषा दे, समास के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें उदाहरण सहित। तो आपको लिखना क्या है, गौर से सुनिए। सबसे पहले साधारण भाषा में समझिए समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग समास बोलते हैं। जैसे मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा मेरे भाई, यहां पे आप लोग गौर से सुनिएगा क्या होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्रिया, ठीक है। यहां पे क्या होता है दोस्तों, क्रिया, अब प्लस हम लोग लिखते हैं कलाप। क्या लिखते हैं भाई? कलाप। जब हम लोग दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ते हैं मेरे दोस्तों, इसको अगर हम लोग समास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर हमारा क्रिया कलाप। क्या बोलेंगे सर? कलाप। ये होगा सर हमारा क्या, तो बोलेंगे सर समास होगा। मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक शब्दों के स्वतंत्र मेल बनती है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जन प्लस संख्या जनसंख्या, जन प्लस संख्या जनसंख्या। आप कई ऐसे शब्दों का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर समास में। खैर आइए आप लोगों को मेरे दोस्तों सबसे पहले बताता हूं क्या डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा सबसे पहले लिखिए, समास क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। मैं जैसे अभी यहां पे लिखा हूं आपको ऐसा ही लिखना है। कैसे लिखना है भाई? मैं जैसे आपको बता रहा हूं, या तो दोस्तों आप ऐसा लिख सकते हैं या तो दोस्तों आप यहां पे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी एक डेफिनेशन को दोस्तों विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। यहां पे क्या है मेरे भाई, सेम टू सेम डेफिनेशन है भाई। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंधों के मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। सिंपल सा बात है सर। समास किसे कहते हैं? अगर साधारण भाषा पूछे तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या तो जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूं वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन एक जैसा होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट पे गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है भाई? कहता है क्या, फिर से सुनिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल पर, यानी क्या बोलूंगा सर, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को स्वतंत्र रूप या स्वतंत्र पद प्रदान करता है तब उसे हम लोग समास कहते भाई। तब हमें क्या कहते भाई? समास कहते। याद रखिएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन दोस्तों आपको आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये डेफिनेशन सबसे अच्छा डेफिनेशन है सर, कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियां, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देता हूं, ये जो हमारा विभक्तियां हैं दोस्तों, माता पिता या तो अमीर गरीब, ये जो विभक्तियां होती है दोस्तों गौर कीजिएगा, जो बीच में विभक्तियां शब्दों तथा और आदि व्यवहार में लोप हो जाता है। यानी हमारा जो विभक्तियां हैं, ये जो हमारे विभक्तियां हैं दोस्तों गौर कीजिएगा, प्लीज गौर कीजिएगा, अटेंशन प्लीज। ये जो आप लोगों का विभक्तियां हैं दोस्तों, है ना, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में? तो बोलेंगे सर तथा में, या दोस्तों हम बोल सकते हैं किस में? तो और में। क्या बोल सकते हैं सर? तथा या और में कन्वर्ट हो जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? तथा और कन्वर्ट में, सॉरी तथा और में कन्वर्ट हो जाता है। गौर कीजिएगा मेरे लाडला, ठीक ना।
तो याद रखिएगा समास होने पर बीच की विभक्तियां, बीच का जो हमारा माइनस का सिंबल है शब्दों तथा अथवा और में बदल जाता है। सीधा सीधा याद रखिएगा भाई, ठीक है, समझ गए। एक बार बता दीजिए सर, समास की परिभाषा जो आपने बताया है वो मुझे समझ में आ गया है। एक बार प्लीज मेरे दोस्तों सब कोई मिलकर बता दीजिए कि सर वाकई में हमें समझ में आ गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं भाई, ठीक है। अब आते सर, दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई विशेषता होता है, जैसे आपका भी कोई ना कोई विशेषता है। यह अलग बात है कि आप निखार नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में भी भगवान ने कोई ना कोई क्वालिटी दिया है। जैसे दोस्तों मेरे अंदर में क्वालिटी दिया है कि दम भरकर चिल्लाओ बिना खाए पिए, दम भरकर पढ़ाओ बिना खाए पिए, दम भरकर मेहनत करो बिना खाए पिए। क्वालिटी है दोस्त, मैं थकता नहीं हूं मेरे लाडला, ठीक है, समझ गए। समास की निम्नलिखित विशेषता है भाई, आप कोई ना कोई क्वालिटी होगा दोस्तों हमारा समास का। आइए सर जानते हैं क्या कि समास का हमारा क्या क्वालिटी है मेरे भाई। पहला क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो समास में दो पदों का योग होता है। बिल्कुल भाई, अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर, जैसे अभी जन, देखिए एग्जांपल देता हूं, जन प्लस संख्या, एग्जांपल देता हूं, प्लीज सुन लीजिएगा, जनसंख्या, जन संख्या, हाँ या नहीं भाई बोलिए, मैं आपको एग्जांपल दिया हूं। समास में दो पदों का योग होता है। क्या होता है दोस्तों, समास में दो पदों का योग होता है भाई, ठीक है। क्या होता है भाई, समास में दो पदों का योग होता है। पहला क्वालिटी दो पदों का योग होता है। दूसरा क्वालिटी की अगर बात करें, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण करता है। बिल्कुल भाई, दो पद मिलकर, अभी हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि दो पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करता है। क्या मैंने कहा भाई कि दो पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करता है। इस बात को याद रखिएगा, यह समास का दूसरा क्वालिटी है मेरे भाई, समझ गए। क्या मैंने कहा, क्या कहा रसगुल्ला, कि दो पद मिलकर एक नया पद का क्या करता है, इस्तेमाल करता है या निर्माण करता है। तीसरा विशेषता क्या है सर, तीसरा विशेषता पे आते सर, दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। अभी तो मैं बताया सर, तीसरा आप लोगों को मैंने बताया, दो याद रखिएगा, दो पदों के बीच के विभक्तियां जो होती है वो लोप हो जाता है भाई। क्या होता है, लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद उसके जगह पे तथा और का सिंबल आ जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, तथा और का सिंबल आ जाता है। बस जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आते सर चौथा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ गया। चौथा पॉइंट पे आते सर, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना भाई, भारत का प्रधानमंत्री, भाई और बहनों गैस का दाम बढ़ रहा है लेकिन अभी भी हमारा चावल का दाम कम है, बोलते हैं या नहीं। तो मेरे दोस्तों गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या, पूरा देश का मालिक है या ना। इसी तरह से हमारा घर का भी कोई ना कोई प्रधान होता है भाई, हमारे घर का भी कोई ना कोई प्रधान है मेरे भाई, यस या नो। तो प्रधान का मतलब मुख्य होता है, मेन पार्ट होती है, हाँ या ना, याद रखिएगा। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे कि पहला पद प्रधान हो रहा है, तो कभी देखने को मिलेंगे दूसरा पद प्रधान हो रहा है, या कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेंगे कि दोनों ही पद दोस्तों प्रधान हो रहा है भाई। प्रधान का मतलब मैन हो रहा है भाई, समझ गए, समझे मेरे बात को। मैंने क्या कहा कि कोई कोई सेंटेंस में पहला पद प्रधान होता है, कोई सेंटेंस में दूसरा पद प्रधान होता है, तो कोई ऐसा भी सेंटेंस आता है जिस सेंटेंस में तीसरा पद प्रधान होता है, जिस सेंटेंस में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए सर एक बार डन कर दीजिए कि सर हमें चौथा पॉइंट तक प्यारा तरीके से समझ में आ गया भाई। पांचवा पॉइंट की ओर लेकर चलता हूं दोस्तों। पांचवा क्वालिटी क्या है समास का, समास होने पर संधि भी हो सकती है, समास होने पर संधि भी हो सकती है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। समास होने पर संधि भी हो सकती है, गौर कीजिएगा रसगुल्ला, समास होने पर संधि भी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, समझ गए। मैंने 5 क्वालिटी बताया, पांचों क्वालिटी आप लोगों को प्यारा तरीके से समझ में आ गया। जल्दी से एक बार 1 मिनट में रिवीजन कर देता हूं। पहला पद,
पहला समास का पहला क्वालिटी है समास में दो पदों का योग होता है। समास में क्या होता है भाई? दो पदों का योग होता है। दूसरा, दो पद मिलकर एक नया पद का निर्माण करती है। दो पद मिलकर एक नया पद का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, दो पदों के बीच का विभक्तियां, दो पदों के बीच का जो विभक्तियां हैं वो हमारा लोप हो जाती है। चौथा पॉइंट, दो पदों के में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी हमारा पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि पहला दूसरा दोनों पद प्रधान होती है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट पे आते हैं तो समास होने पर संधि भी हो सकती है। समास होने पर संधि भी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह था सर आपका समास की परिभाषा, समास की क्वालिटी। अब आते हैं सर हाउ मेनी काइंड ऑफ समास? देयर आर सिक्स टाइप ऑफ समास। अब आते हैं सर समास कितने प्रकार के हैं। तो मेरे दोस्तों, समास के प्रकारों को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक पाठ पढ़ाता हूं, गौर कीजिएगा। एक पाठ पढ़े आप लोग, समस्त पद, है ना। अभी आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा होगा दोस्तों, समस्त पद। गौर कीजिएगा, आप एग्जाम में चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं और नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। खैर आइए, दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को समस्त पद कहते हैं। अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पता है आप लोगों ने गौर किया? अरे क्या या नहीं? अरे लाडला, क्या है भाई? क्या या नहीं? उसे समस्त तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक इसी तरह से कह रहा है कि दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को समस्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अब आते सर हमारा समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप एग्जाम हॉल में एक भी समास का नाम अगर भूल गए ना भाई, तो आपका कल्याण हो जाएगा। एग्जाम हॉल में अगर आप एक भी समास को भूल गए ना, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। गौर कीजिएगा, द्विंद समास, द्विगु समास, कर्मधारी समास, तत्पुरुष समास, अविभव समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 समास को आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिए भाई। नहीं बोलते भाई कि अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना समास को दिखा देंगे। नहीं बोलेंगे भाई, चारों तरफ एग्जाम का भीड़ है ना। इसी तरह से मेरे दोस्तों आपको 6 पॉइंट को आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अब आते सर एक एक पॉइंट का डेफिनेशन देना है भाई, समझिए मेरे बात को। आप अगर डेफिनेशन दिए और डेफिनेशन का अगर आपने उदाहरण नहीं दिया, कम से कम 5 उदाहरण, तो आपका मार्क्स तो कटेगी। 15 मार्क्स मिलेगा तो थोड़ा सा तो आपको लिखना होगा ना मेरे भाई। आइए सर, द्विंद समास किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग ये जानिए, द्विंद समास मैं जैसे बोल रहा हूं आपको वैसा ही लिखना है भाई। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान मतलब मैंने अभी आपको फिर से बताया भाई, प्रधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, याद रखिएगा। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्रधान का मतलब होता है भाई क्या? मुख्य। इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं क्या? मैन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? मैन। जो फुटबॉल खेलता है उनको पता होगा भाई, ठीक है। गौर कीजिएगा, रसगुल्ला क्या कह रहा भाई? कह रहा जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है उसे द्विंद समास कहते हैं। एक सेंटेंस में लिखिएगा दोस्तों, ज्यादा हौच पौच मच कीजिएगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप कितना क्लियरिटी के साथ, कितना स्पष्टता के साथ लिखते हैं। एग्जामिनर ये चाहता है दोस्तों। एग्जामिनर नहीं चाहता कि कॉपी को भर दो। हाँ, कॉपी भरिए हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, जियोग्राफी में नहीं, जियोग्राफी में नहीं, समझ गया ना, यहां पे नहीं। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब जिस समास के दोनों पद मैन पार्ट हो, मैन हो, मुख्य हो, उससे हम लोग द्विंद समास कहते हैं। जैसे इस समास के विग्रह में बीच में और, तथा, अथवा, या आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा समस्त पद, माता पिता,
विग्रह माता और पिता, ये जो हमारा माता पिता में जो हमारा जो माता पिता में जो हमारा योजक सिंबल लगा है, ये योजक सिंबल को हटा के हमारा इस्तेमाल किया जाता है और, तथा, या, अथवा, ये 4 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए मेरे भाई? क्लियर? डाउट न कहना रे बाबू? चलिए सर, अब आइए मेरे भाई, कुछ एग्जांपल आपको पॉइंट बाय पॉइंट देना है मेरे भाई, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको देना है भाई। फिर से एक बार बताता हूं, जल्दी सुन लीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह के बीच में और तथा अथवा या का सिंबल लगा रहे हैं, इसमें योजक सिंबल को हटा करके इन सब चीजों के इस्तेमाल होते हैं। अब एग्जांपल में आइए सर, एग्जाम्पल कम से कम आप लोगों को बताना चाहूंगा, कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल दीजिएगा। नहीं, द्वंद्व समास का सिर्फ आप यहां पे लिख देंगे द्वंद्व समास, उसके बाद डैश देके इसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, अब आइए सर एग्जाम्पल में, आप छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए ना भाई, इतना हटाइए, इतना मत देखिए। आप ले लीजिएगा पहला एग्जाम्पल में, चलिए मैं बता देता हूं भाई। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, माता पिता ले लिए, अमीर गरीब ले लिए, दिन रात, मतलब एक तरह का ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, खान पान ले सकते हैं भाई। आप ऐसा शब्द लीजिए जो एक तरह का ऑपोजिट है ना भाई। देखिए यहां पे दाल रोटी, नर नारी, कृष्ण बलराम, नमक मिर्च, बोलते हैं ना भाई, नमक और मिर्च, मिर्च और चीनी मत बोलिएगा, है ना। गुण और दोष, घी शक्कर, ऊंचा नीचा, भला बुरा, घर द्वार, छोटा बड़ा, रोटी कपड़ा। आप जितना एग्जाम्पल दीजिएगा एग्जामिनर उतना इंप्रेस हो जाएगा, है ना भाई, एग्जामिनर आपका उतना इंप्रेस हो जाएगी। इसलिए एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप अच्छे से लिख दीजिएगा मेरे भाई। और हां, उदाहरण देते समय इस बात का ख्याल रखे, एक लाइन गैप गैप करके देना है। जैसे यहां पे सेंटेंस है ना भाई, ऐसा नहीं, राम लक्ष्मण, एक लाइन गैप, फिर लिखेंगे कृष्ण बलराम, दाल रोटी, उसके बाद लिखेंगे घी शक्कर। समझ गए? चलिए सर, एक बार बता दीजिए, क्या आप लोगों को द्वंद्व समास समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ जाऊं मेरे लाडला? ओके सर, आते सर, अब हमारा अगला समास आता है द्विगुण समास। गौर कीजिएगा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं सर? एक बार आप लोग दिल खोल के बोलिए सर। द्विगुण समास उसे कहते हैं जिसमें समास का दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, अमीर गरीब, दाल रोटी, घी शक्कर, नमक मिर्च, है ना। चलिए सर, अब बात करते हैं सर द्विगुण समास किसे कहते हैं, ठीक है। द्विगुण समास पाते सर, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो किसी समुदाय की सूचना देता हो, वह द्विगुण समास है। जैसे दोस्तों नवरात्रि, हां, त्रिगुण 3, अष्टाध्याय 8, साप्ताहिक 7। समझे बात को? जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो किसी समुदाय की सूचना देता हो, वह द्विगुण समास कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आइए सर, पंचवटी, 5 वटों का समूह, ऐसा लिखना है। आप क्या सोचे खाली इधर वाला लिख देंगे तो मेरा काम बन जाएगा क्या? नहीं दादा, सभे लिखबी तो अभी तो हनी के मार्क्स मिलते रे बहिन, हमारे बतवा याद रखिए, ठीक है। गौर कीजिएगा, क्या कह रहा हूं? कह रहा पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौराहा, अरे चौराहा इसे बोलते चौराहा, एक तरफ खड़ा होकर चारों तरफ रास्ता नजर आ रहा है, 4 राह, राहों का मतलब रास्ता, 4 रास्ता का समाहार, ठीक। चलिए, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार,
चतुर्न, या तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, या पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, 5 तत्वों का समूह। क्या बोलेंगे सर? 5 तत्वों का समूह। आप यहां पे दोस्तों ये भी लिख सकते हैं अठन्नी, 8 आनों का समूह। अठन्नी किसे बोलते हैं भाई? आप लोगों ने तो चलाया भी नहीं है भाई, अठन्नी किसे बोलते हैं, है ना? तो अठन्नी क्या है? 8 आनों का समूह। ठीक, कितना आसान था भाई। क्या मैंने कहा भाई स्टार्टिंग में? जिस समस्त पद में पहला पद संख्या वाचक विशेषण हो अथवा जो किसी समुदाय की सूचना देता हो वह द्विगुण समास कहलाता है। समझ गए मेरे लाडला? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना भाई? चलिए सर, द्विगुण समास के समझने के बाद अब आते हैं सर हम लोग कर्मधारी समास। क्या बोलते हैं सर हम लोग? कर्मधारी समास। क्या कहते हैं भाई कर्मधारी समास? गौर कीजिएगा, यह समास और भी आसान है। कैसे आसान है? गौर कीजिएगा। जिस समस्त पद के खंड विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हो उसे कर्मधारी समास कहते हैं। यथा जैसे चंद्रमुखी, चंद्र प्लस मुखी, है ना भाई? क्या था मेरे भाई? चंद्र प्लस मुखी। गौर कीजिएगा, है ना? गौर कीजिएगा, कर्मधारी समास। गौर कीजिए मेरे भाई, एक सेकंड मेरे दोस्तों। कर्मधारी समास देखिए क्या बोल रहा है भाई डेफिनेशन में। कर्मधारी समास बहुत आसान है दोस्तों, कर्मधारी समास बहुत आसान है। खाली एक बार ना आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा कर्मधारी समास का क्या कह रहा हूं। गौर कीजिएगा, कह रहा है जिस समस्त पद के, समस्त पद मतलब कोई भी एक वाक्य नहीं बोल सकते भाई, एक शब्द, ठीक है? जिस समस्त पद के खंड विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं, उपमान उपमेय होते हैं उसे कर्मधारीय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? कर्मधारीय समास कहते हैं सर, ठीक है? यथा, यथा मतलब जैसे चंद्रमुखी, चंद्र हमारा उपमेय। देखिए उपमेय का मतलब एक तरह का आप लिख सकते हैं उपसर्ग, ठीक है? एक होता है ना उपसर्ग, एक होता है हमारा प्रत्यय, ठीक है? प्रत्यय को आप उपमेय लिख सकते हैं भाई, प्रत्यय को आप उपमेय लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे सर? प्रत्यय को आप उपमेय लिख सकते हैं। समझिए बातों को। लाल मिर्च, लाल हमारा विशेषण है, क्वालिटी है, मिर्च विशेष। लाल मिर्च, लाल प्लस मिर्च, लाल मिर्च। लाल हमारा उपसर्ग हो गया और मिर्च हमारा प्रत्यय हो गया। मतलब जहां पे उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर कोई शब्दों का निर्माण होता है उसे हम लोग कर्मधारी समास बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कर्मधारी समास बोलते हैं। डाउट? कहीं कोई डाउट नहीं ना भाई? चलिए सर, अब इसका थोड़ा 2-4 को एग्जाम्पल देखिए, 2-4 को एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई। क्या कह रहा है एग्जाम्पल में? चरण कमल, कमल रूपी चरण। काली टोपी, काली है जो टोपी। कम से कम एग्जाम में 5 एग्जाम्पल जरूर डालिएगा मेरे शेरों सरनियों। आप बिना 5 एग्जाम्पल दिए आगे नहीं बढ़ना है भाई, कम से कम 5 एग्जाम्पल देना है सर, ठीक है? ठीक ना भाई? क्या कह रहा हूं? काली टोपी, काली है जो टोपी, काली टोपी। लाल रुमाल, लाल है जो रुमाल, लाल रुमाल। समझ रहे हैं? नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल। इसमें आपको ना जो शब्द लगा रहे, इसके बाद आपका है शब्द लगा रहे हैं, ये हमारा कर्मधारी समास की पहचान है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं? चलिए सर, अब आते सर भिष्ण प्रण। भिष्ण है जो प्रण। लाल रुमाल, लाल है जो रुमाल, यहां पे है और जो के इस्तेमाल कर दीजिए भाई, हो गया लाल है जो रुमाल, लाल रुमाल। समझ गए? डाउट मेरे भाई? कहीं डाउट नहीं ना भाई? अरे नहीं होगा डाउट, डोंट वरी भाई, ठीक है? अब आते सर चौथा पॉइंट, तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास क्या कहता है भाई, गौर कीजिएगा। तत्पुरुष समास क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे भाई। तत्पुरुष समास आखिर क्या कहता है भाई, ठीक है। आइए सर हम लोग तत्पुरुष समास की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। थोड़ा मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे गौर से सुनिएगा प्लीज, ये तत्पुरुष समास को थोड़ा गौर से सुना कीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास का भी और 4 पार्ट होती है। खैर आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना, बस इतना जाने कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास के बारे में समझिएगा मेरे सिरों। क्या कहा, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो। अच्छा सर दूसरा पद कैसे प्रधान होगा, समझिए। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गौर कीजिएगा, राज्य कन्या, राजा की कन्या। देखिए मेरे भाई यहां पे क्या हो रहा है, गौर कीजिएगा। यहां पे हो रहा है मेरे भाई क्या, दूसरा पद प्रधान हो रहा है। यहां पे दूसरा पद मैन पार्ट हो रहा है भाई, दूसरा पद जो हमारा हो रहा है वो मैन पार्ट हो रहा है भाई। गौर कीजिएगा, आप कहीं भी जाकर देखिए दूसरा पद जो है वो हमारा क्या हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये दूसरा पद हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो रहा है। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में दूसरा पद इंपॉर्टेंट हो, दूसरा पद इंपॉर्टेंट हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह लोप हो जाता है, और प्रथम पद के कारक चिन्ह जो हमारा कारक चिन्ह है दोस्तों वो हमारा लोप हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये जो हमारा कारक चिन्ह है यहां पे लोप हो गया, वात से पीत, उससे बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, तो तत्पुरुष समास। इसका और भी प्रकार होती है मेरे भाई, इसका अगर हम लोग डिटेल्स में अगर जाएं तो इसका 4 प्रकार होता है तत्पुरुष समास का। खैर आइए अगला पद पे आते सर, अभिभाव समास। अभिभाव समास किसे कहते हैं दोस्तों, आइए सर समझते हैं अभिभाव समास किसे कहते हैं, है ना। अभिभाव समास किसे कहते हैं, गौर से सुनिएगा। एक बार बता दीजिए दिल खोल के, सर समझ में आ रहा है सर। एक बार अगर आप लोग कह देंगे तो शायद मेरा दिल थोड़ा सा खिलखिलाकर हंसने लगेंगे भाई, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर हमारा अभिभाव समास। बहुत प्यारा सा समास है दोस्तों अभिभाव समास, गौर कीजिएगा। अभिभाव समास क्या कहता है भाई, ठीक है। चलिए सर, हमारे पास पढ़ाई करेंगे तो जिंदा होकर पढ़ाई कीजिए, लाश बनना है तो शमशान घाट चले जाइए, सीधा सीधा बात। जब मैंने कहा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, आप लिखिए कि सर आया है, नहीं आया है, मजा नहीं आ रहा सर, नींद आ रही है, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए। चुप वो रहते हैं जो मुर्दा होता है, समझ गए ना। जिंदा आदमी हमेशा बोलकर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अभिभाव समास क्या है दोस्तों, मजेदार। जिस समास में पूर्व पद, पहला पद अव्यय तथा प्रधान या उपसर्ग हो, अव्यय समास कहलाता है। पता है मेरे दोस्तों, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने गौर नहीं किया भाई। कौन सा समास का सर, यहां पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको गौर नहीं किया भाई। जिस समास में, क्या बोल रहा भाई, गौर कीजिएगा। जिस समास में प्रथम यानी पूर्व पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना देते हैं, अभिभाव समास कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, एग्जाम्पल, आप कोई भी शब्द को ले लीजिए आप, चलिए एग्जाम्पल में देता हूं आपको। जैसे देखिए, आप कोई भी एग्जाम्पल देता दोस्तों, एकदम साधारण भाषा में समझिएगा। प्रतिदिन, अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमारा दिन है, दिन, दिन में से पहले मैंने क्या लगाया, प्रति, या ये प्रति से पहले, ये प्रति मेरा दिया हुआ था, प्रति आप मैंने क्या क्या, दिन लगा दिया, प्रतिदिन, है या ना। वही यहां पे आप लोगों से कह रहा था, बस आप लोग यहां पे समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या कह रहा था। जिस समास में प्रथम यानी पहले पद शब्द अव्यय पहले
और जो उत्तर पद बाद के साथ जुड़कर, नहीं भाई, प्रथम पद में बाद में जुड़कर एक नया शब्द का इस्तेमाल करता है, प्रतिदिन। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। जब प्रथम पद में कोई दूसरा पद आकर के जुड़ जाता है तो प्रतिदिन बनता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, तो बोलेंगे सर अभिभव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अभिभव समास। अब एग्जांपल में आइए सर, आप एग्जाम्पल में आइए। जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ना भाई, तब तक आप लोगों को समझ में कुछ आने वाला नहीं है भाई। हाँ, लेकिन एक चीज बताता हूं, पहचान की अगर बात करें तो पहचानने का तरीका क्या क्या है, गौर कीजिएगा। पहचान का नियम, जहां वाक्य में पहला पद अ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर आदि हो, वहां अव्यय समास होता है। आप देखिए ना, कोई भी शब्द को आप उठाइए, आप किसी भी शब्द को उठाइएगा ना भाई, आप यहां पे, ये तो हमारा अव्यय समास है ना भाई, ये तो हमारा अव्यय समास है। आप किसी भी समास को उठाइए, देखिएगा यथा रहेगा, प्रतिदिन रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, आ रहेगा, भर रहेगा, नी रहेगा, आपको ये शब्द देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, इससे दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, दिन दिन प्रत्येक दिन बोलते हैं ना भाई। प्रतिकूल इच्छा के विरोध, समय के अनुसार, क्या भाई, यथा समय, समय का अनुसार। समझिए पॉइंट सबको, मजा मत लीजिए, ठीक है, मजा मत लीजिए, बार बार बोल रहे समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से टपकेगा। साफ साफ, बिल्कुल साफ सफाई। यथा समय, समय के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संख्या, संख्या के अनुसार। यानी दोस्तों जहां पे हमारा ये शब्द लगा रहे, आपको पहचानने का तरीका भी पता होना चाहिए। जहां पे ये शब्द लगा रहे हैं, कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द सर, जहां पे आपका आ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर, ये शब्द जब आपको देखने को मिलेंगे ना स्टार्टिंग में, तो आप आंख बंद करके कहिए ये समास हमारा क्या कहलाता है भाई, ये समास हमारा अभिभव समास कहलाता है। सीधा सीधा याद रखेगा। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल आप एग्जाम हॉल में अगर इस तरह से एग्जाम्पल दे दिए तो एग्जामिनर खुश होके आपको इतना मार्क्स देंगे ना भाई, आप भी कहिएगा सर क्या गजब का मार्क्स दिया है भाई। ठीक है, यथा स्थान इक्वल टू यथा स्थान, आजीवन, आजीवन, संपूर्ण जीवन। ठीक है, भरपूर, भरपूर, पूरा भर के। समझ गए यहां तक? एक बार कह दीजिए कि सर अभिभव समास समझ में आ गया दादा। अब अगला बताए सर, हमनी के अभिभव समास हमने बुझल पार गेलियो। अगला समास बताए दादा। अगला समास तोनी का हो दादा बहुव्रीहि समास। जे समास सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ल है दादा, अकरा अभिभव समास, सॉरी बहुव्रीहि समास कहल जाए। ऐसा समास दादा जेटा खाली हमने भगवान के नाम से जुड़ल है, अकरा कहल जाए बहुव्रीहि समास। आए दादा तो हमने के बताए वो हमने कैसे लिखिया। गौर कीजिएगा मेरे भाई, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद पर, मैंने कहा था पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, या दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, उसे हम लोग समास की गुण बोलते हैं, विशेषता बोलते, क्वालिटी बोलते हैं दादा। वही तो कह रहा है यहां पे आप लोगों से, क्या कह रहा है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरना दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल आते हैं सर, सबसे बड़का आता है सर एग्जाम्पल। एग्जाम में आपको ऐसा ही एग्जाम्पल लिखना है भाई, एग्जाम हॉल में आप लोगों को ऐसा ही एग्जाम्पल लिखना है बाबू, याद रखिएगा। गौर कीजिएगा, दशानन, क्या बोल रहा है रसगुल्ला, अरे भाई दशानन, क्या बोल रहा है भाई, दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके रावण। जिए तो जिए
कैसे बिन आपके, है या नहीं? तेरे बिना जीना कहीं जिंदगी क्या होती है, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होती। आइए सर, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। आप लोगों ने क्लास 12 से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे भाई हमारे साथ। दशानन मतलब होता है 10 है आनन जिसका रावण। त्रिलोचन क्या बोल रहे भाई? त्रिलोचन। 3 है लोचन, नया नेत्र लोचन। 3 नेत्र जिसके अर्थात शिव, जिसका 3 आंख हो उसे हम लोग क्या बोलते भाई, है ना? तो बोलेंगे सर 3 लोचन मतलब 3 आंख वाले शिव। चतुर्भुज, चतुर मतलब 4 भुजा जिसकी अर्थात विष्णु, विष्णु की 4 भुजा, विष्णु की 4 भुजा। थैंक यू सो मच स्नेहा। 4 भुजा, समझ गए बात को? चतुर्भुज 4 भुजा जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसे हम लोग गणेश बोलते हैं भाई, है ना? याद रखिएगा, समझ गए ना? लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीतांबर, पीत यानी पीला है अंबर जिसका विष्णु, अंबर आसमान। चक्रपाणी, चक्र है पानी यानी हाथ में जिसका अर्थात विष्णु। पंचगन्ना, ये 5 लिखना है भाई, 5 लिख देंगे तो काफी है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का समास, ठीक है? मैंने संक्षेपण, संप्रेषण, ओके, समास, ओके, पल्लवन, 4 क्वेश्चन मैंने बताया। चारों को दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिएगा भाई, इससे बात को याद रखिएगा, समझ गए ना? आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 कहीं भूल आ गई। समझ गए भाई? चलिए सर, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग इतना ही बात करते हैं। मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नया क्लास में। मस्त तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि आपके एग्जाम बेहतर हो।